नमस्कार, मैं विकास कुमार यूट्यूब चैनल पीके द स्टडी पॉइंट पर आप सबका स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, बहुत अच्छे से हैं। और इसी आशा के साथ आज हम लोग सामान्य विज्ञान में एक छोटा सा टॉपिक विसरण यानी कि डिफ्यूजन को पढ़ेंगे। डिफ्यूजन पढ़ना हम लोग के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लोग रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे या श्वसन तंत्र पढ़ेंगे या डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये कैसे श्वसन तंत्र में फेफड़े से रुधिर में या रुधिर से फेफड़े में किस प्रकार गैसों का आदान प्रदान होता है, या रुधिर से किस प्रकार ऊतक द्रव्य में या ऊतक द्रव्य से किस प्रकार रुधिर में गैसों और अन्य जो पदार्थ होते हैं जैसे कि हार्मोन्स है, ग्लूकोज है, एमिनो एसिड्स है, मिनरल्स भी हैं, विटामिन्स भी हैं, इन सब का किस प्रकार आदान प्रदान होता है, या कोशिकाएं किस प्रकार गैसों या इन पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं। ये सारी चीज़ें समझने में हम लोग को काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसके अलावा जैसे वनस्पति विज्ञान में हम लोग पढ़ते हैं कि जो जड़ें हैं मिट्टी से क्या करते हैं, पानी को अवशोषित करते हैं, तो वो विसरण के माध्यम से ही अवशोषित करते हैं। और इसके अलावा जो आत्मोत्सर्जन क्रिया होता है या प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में किस प्रकार यहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है, तो ये सारी चीज़ समझने में हम लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसलिए हम लोग बिना समय गंवाए देखते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है, विसरण क्या होता है। एक बहुत ही छोटा टॉपिक होगा और चलिए बिना समय गंवाए हम लोग पढ़ते हैं। तो जो ये डिफ्यूजन होता है यानी कि विसरण है, विसरण इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन कहा जाता है। ठीक है, चलिए डिफ्यूजन क्या है, इसका जो एक परिभाषा है इसको कहा जाता है जैसे कि गैसों, लिख दे रहे हैं इसको हम और इसी से समझा भी देंगे, गैसों, द्रवों और विलेयों। अब विलेय शब्द आपके लिए दिक्कत है, जो लोग नहीं जानते हैं अभी हम समझा देते हैं। विलेयों आदि पदार्थों के स्वतंत्र अणु अधिक सांद्रता वाले क्षेत्रों से कम सांद्रता वाले क्षेत्रों में गति करने को वह चाहे बाह्य बल के कारण हो या आंतरिक बल के कारण हो, लेकिन जो ये गति करते हैं इन्हीं गति करने को ही क्या कहा जाता है, विसरण कहा जाता है। विसरण कहा जाता है। ठीक है, अब आपके लिए दिक्कत है ये क्या है, विलेय किसको कहा जाता है। इसमें देखिए शब्द अगर आप समझते हैं तो शब्द का मतलब आप समझ जाएंगे, तो बहुत ही सिंपल चीज़ है। तो हमने कहा है गैसों, द्रवों और विलेयों आदि पदार्थों के स्वतंत्र अणु अधिक सांद्रता वाले क्षेत्रों से कम सांद्रता वाले क्षेत्रों में गति करने को क्या कहा जाता है, विसरण कहा जाता है। अब ये गति चाहे आंतरिक बल के कारण हो या बाह्य बल के कारण हो। तो सबसे पहले विलेय आप समझिए क्या होता है। विलेय, चीनी आप जानते हैं, जानते ही होंगे, काफ़ी मीठा होता है। पानी आप जानते हैं क्या होता है, भाई इसके बिना कोई जी भी नहीं सकता है। और रस हम लिख दे रहे हैं, तो चीनी इसमें क्या है, विलेय है। जो पदार्थ घुलता है उसको विलेय कहा गया है, और जिस पदार्थ में घोला जाता है उसको विलायक कहा जाता है। ये विलेय हो गया, ये विलायक हो गया। ठीक है, और विलेय और विलायक से जो मिश्रित पदार्थ बनता है घुलने के बाद उसी को क्या कहा जाता है, विलयन कहा जाता है। ठीक है, ये बात तो समझ में गए होंगे आप।
अब सांद्रता की बात कहा जा रहा है, कम सांद्रता ज़्यादा सांद्रता, मतलब ज़्यादा गाढ़ापन को ज़्यादा सांद्रता कहा जाएगा और कम गाढ़ेपन को कम सांद्रता कहा जाएगा। बस इतनी सी बात है। तो आप समझ गए होंगे कि गैस हो चाहे द्रव हो चाहे विलेय हो, कोई भी उनके जो स्वतंत्र अणु होते हैं हमेशा अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ गति करते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल हम चीनी वाला ही बात किए। मान लीजिए हम रसोई घोर दिए हैं, अब इसमें विलेय विलायक की बातें छोड़ दीजिए। मान लीजिए ये गाढ़ा वाला रस है, ठीक है, और ये बहुत पतला वाला रस है। इस रस को अगर हम इसके अंदर डाल देंगे तो क्या होगा जानते हैं? तो जब डाल देंगे बिना मिलाए हुए धीरे धीरे पूरे ये जो है पतले वाले मिल जाएगा, क्योंकि ये गाढ़ापन वाला इसमें पूरा पहुंच जाएगा। हमने बताया कि जहाँ की सांद्रता ज़्यादा होती है उसके अणु कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। या सिंपल सी एक एग्जांपल आप देख लीजिए कि आप एक बाल्टी ले लीजिए, अपने घर पे बाल्टी होगा या गिलास होगा, इस बाल्टी में या गिलास में पानी भर दीजिए आप, ठीक है। अब आप इसमें जब पानी भर देंगे तो क्या होगा? पानी भरा रहेगा। इसमें सूखा रंग ले लीजिए, पाउडर, और उस पुड़िया को आराम से इसी में डाल दीजिए बाल्टी में, ऊपर हिलाइए मत। आप देखेंगे, आपको दिखेगा किस प्रकार रंग जो है पूरी बाल्टी में फैल रहा है, और कुछ समय बाद पूरे बाल्टी में ये रंग फैल जाता है। ये क्यों फैलता है, इसका क्या कारण है? इसका यही कारण है क्योंकि जब रंग का पाउडर आप डालते हैं तो उसका स्वतंत्र अणु, पहली बात गाढ़ेपन की जहाँ पास था, यानी कि जहाँ सांद्रता ज़्यादा थी वहाँ से वहाँ पर जाता है जहाँ सांद्रता कम होती है, अपने आप जाता रहता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप जो जाता है वो आंतरिक बल के कारण होता है, उसमें आंतरिक गतिज ऊर्जा होता है, इसको कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है। चाहते तो आप इसको मिला भी सकते थे बाहरी ऊर्जा दे करके। बाहरी ऊर्जा कैसे देते? हाथ से घुमा दीजिए, मिल जाएगा। ये बाह्य ऊर्जा हुआ, वो अपने आप जो पहुंच रहा है वो आंतरिक गतिज ऊर्जा हुआ है। तो ये क्या होता है? मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि उसमें विसरण होता है, विसरण के माध्यम से अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करता है। इसका एग्जाम्पल ये भी है, जो हवा चलती है, हवा भी विसरण के कारण ही चलती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हवा बहुत कम है, वायु है, या यहाँ गर्मी ज़्यादा है। जब गर्मी यहाँ पे ज़्यादा होगा तो क्या होगा? यहाँ की हवा हल्की होगी, ऊपर हो चला जाएगा छोड़ के स्थान। जब स्थान छोड़ेगा तो जहाँ पे हवा ज़्यादा है वो क्या करेगा? इस स्थान को भरने के लिए अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करेगा। जब गति करेगा तो ये हवा इधर चलना शुरू कर देगा। अब जब ये यहाँ से अधिक सांद्रता वाला जब इधर चला आएगा तो स्थिति क्या पैदा होगी? यहाँ का स्थान खाली हो गया है या कम हो गया है यहाँ की सांद्रता, तो इसके पीछे जहाँ की सांद्रता ज़्यादा रहेगी वो इसको भरना शुरू करेगा। तो इस प्रकार क्या होता है? हवा चलने लगती है। इसी प्रकार क्या होता है? आंधी चलती है। एग्जाम्पल आप जानते हैं कि आप कमरे में मान लीजिए वहाँ पे आप एक बढ़िया सा अगरबत्ती रख दीजिए, और अगरबत्ती आप उसको रख क्या दीजिए? जला दीजिए। तो क्या होगा? पूरे कमरे में उसकी महक पहुँच जाती है। क्यों पहुँच जाती है? वो विसरण के कारण ही पहुँचती है, यानी कि डिफ्यूजन के कारण पहुँचती है। इसका अब आप ये कहेंगे कि ये पहुँचती है लेकिन किस कारण से होता है? तो हमने आपको बताया, जो पदार्थों के जो अणु होते हैं, जो स्वतंत्र अणु होते हैं, उनमें एक आंतरिक गतिज ऊर्जा पर निर्भर करता है। समझ रहे हैं कि नहीं? उनके अंदर जो आंतरिक गतिज ऊर्जा होता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी होता है, उस पर निर्भर करता है। ये अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र में जो ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा, वो अधिक होती है अपेक्षाकृत कम सांद्रता वाले क्षेत्र से। जब अधिक गतिज ऊर्जा होगी इसका मतलब वहाँ के अणुओं में गति भी बहुत तेजी से होगी। जब ये अधिक गति होती है तो क्या होता है? एक दूसरे से टकराने लगते हैं। जब एक दूसरे से इनके अणु टकराने लगते हैं तो वहाँ पर उस क्षेत्र में क्या होता है? माध्यम में एक दाब उत्पन्न हो जाता है। उस दाब को जानते हो क्या कहा जाता है? उसको विसरण दाब कहा जाता है, या डिफ्यूजन प्रेशर कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको? विसरण दाब। विसरण दाब बोला जाता है, या अरे यार डिफ्यूजन प्रेशर कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा पहले गांव में जो पहले कुआं रहा करता था, अब तो नल हो गया है, सब नलकूप लग गए हैं। तो कुएं, हम लोग के समय में कुआं बहुत रहता था, कुएं से ही पानी निकाला जाता था, और कुएं का पानी गंदा भी हो जाते थे, कीड़े भी पड़ जाते थे उसमें। उससे बहुत सारी जो है
बीमारियां होती थी, तो उस बीमारियों को समाप्त करने के लिए मुख्य रूप से उस कुएं के पानी को साफ करने के लिए उसमें लाल दवा मिलाई जाती थी। लाल दवा का जो रासायनिक नाम है उसका क्या है, KMnO4। तो इस KMnO4 को, लाल दवा को उस कुएं में मिलाया जाता था। क्या करते थे, लाके बाल्टी में, एक बाल्टी में पानी डाल देते थे, सॉरी एक बाल्टी में उस दवा को डाल देते थे और उसको मिला के पूरे कुएं में वैसे डाल देते थे। अब ये समस्या है कि आप सोचेंगे भाई एक बाल्टी पानी डाल दिए, पूरा कुएं का पानी बिना मिलाए कैसे जो है कीड़े खत्म होंगे। तो वो मिश्रण के माध्यम से पूरे कुएं में वो दवा फैल जाती थी। समझ रहे हैं ना, ये सारे एग्जाम्पल जो है किसके हैं, मिश्रण के ही कारण होता है। इसी प्रकार जब हम लोग सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, फेफड़े में भाई बहुत सारी गैसें पहुंचती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी पहुंचती है, ऑक्सीजन भी पहुंचती है, नाइट्रोजन भी पहुंचती है। मतलब जो भी वातावरण में गैसें होती हैं वो हवा, क्योंकि हवा ले रहे हैं हम लोग ना, गैसों का समूह है हवा, तो वो उसको हम फेफड़े में गया, तो फेफड़े से लेना क्या है, ऑक्सीजन को लेना है। अब ऑक्सीजन ब्लड में कैसे जाएगा, जब ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है और फेफड़े में ऑक्सीजन की मात्रा हवा के साथ ज़्यादा रहती है, तो हमेशा ये डिफ्यूजन यानी कि विसरण के कारण ही अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता की ओर गति करेगा। तो ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा। दूसरी तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड अगर ब्लड में ज़्यादा है, फेफड़े में कम है, तो क्या होता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ ये निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है। तो इस प्रकार रक्त और फेफड़े से एक दूसरे में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता रहता है। इसी प्रकार रक्त से जो पदार्थ हमने बताया, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, या ग्लिसरॉल है, या गैस है, हार्मोन्स है, इन सब का रक्त वाहिनियों से और ऊतक द्रव्य में आदान प्रदान होता रहता है। तो ये किसके कारण होता है, डिफ्यूजन के कारण होता है, विसरण के कारण होता है। इसी प्रकार आप वनस्पति विज्ञान में अगर आप देखिए, जो जड़ें होती हैं ये मिट्टी से क्या करती हैं, पानी को अवशोषित करती हैं। पानी का भी अवशोषण इसी कारण होता है भाई। ये मान लीजिए जड़ है, ठीक है, ये जड़ है। अब जड़ में क्या है, पानी कम है, लेकिन यहाँ आसपास पानी बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा से कम की तरफ गति करेगा ना, मतलब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करेगा ना। तो क्या होगा, जड़ इसी प्रकार, जड़ की कोशिकाएं जो होती हैं पानी को अवशोषित कर लेती हैं विसरण के माध्यम से ही। और ये जब पानी पत्तियों के पास पहुंचा है, वातोत्सर्जन क्रिया जो होता है, पत्तियों के पास ज़्यादा पानी है, वायुमंडल में पानी कम है। जब वायुमंडल में पानी कम है, वातावरण कहिए, वायुमंडल शब्द ना कहें हम, वातावरण में पानी जब कम है तो क्या होता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करता है। तो रंध्रों के माध्यम से होते हुए ये पानी भी वायुमंडल में चले जाते हैं। और जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो पत्तियों की जरूरत पड़ती है, किसकी, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड जरूरत पड़ती है। तो ये क्या करता है, पत्तियां यहाँ पर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कम है, इसकी आवश्यकता है, तो बाहर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है अधिक से सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करता है। तो इससे क्या होता है, विसरण के माध्यम से ही कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। और यहाँ पर जब ज़्यादा ऑक्सीजन होता है उसको बाहर निकालने में भी विसरण के माध्यम से ही निकालता है। तो वास्तव में विसरण बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें लगता है कि आप लोग विसरण को यानी डिफ्यूजन को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। आज वाले वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसे लगा, आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।